हमारे संपर्क में लगभग 20 विधायक है, मैं आपको बताता हूँ। और जब मुंबई में आ जाएंगे तो पूरा खुलासा हो जाएगा। आपने मेरे चेहरे पर देखा है, कोई तनाव है, कोई शिकंज है, कुछ नहीं है। तो समझ में ये नहीं आ रहा कि जो 45 विधायक थे तो 34 की चिट्ठी क्यों सौंपी गई है, और उनमें भी 4 वो हैं जो निर्दलीय हैं, तो बाकी जो है शिवसेना के तो 30 ही विधायक रह गए। और आज ये समझ में आ रही, सुनने में आ रहा है कि 20 जो शिवसेना के विधायक हैं जो शिंदे के साथ में, उनमें से 20 जो हैं वो शिवसेना के ठाकरे साहब के उनके संपर्क में हैं। गुजरात ही क्यों पहुंचे, और फिर गुजरात से भाग के गए हैं तो फिर असम ही क्यों पहुंचे? अगर बीजेपी इसके पीछे नहीं है, इस सारे खेल के पीछे, या बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, तो क्यों वो गुजरात में गए और क्यों वो असम में गए, और क्यों गुजरात और असम में उनको इतनी सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है कि जहां वो होटल में रह रहे हैं उस होटल को किले में तब्दील किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हाल फिलहाल में लगातार अग्निपथ को लेके पूरी चारों तरफ जो है सियासत गरमाई हुई थी, लेकिन अचानक से एक मुद्दा महाराष्ट्र से उठकर आया, जहां देखा जा रहा है कि एकदम सत्ता पलटने वाली बात हो गई है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, 2 चीजें हैं जी। एक तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो महाराष्ट्र का मुद्दा उठाया गया है वो ये जो अग्निपथ का बहुत बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे को दबाने की एक घिनौनी साजिश है। और इसके साथ साथ ही जो पहले नुपुर शर्मा वाला मुद्दा चल रहा था, उसको दबाने की एक घिनौनी साजिश है, जैसा बीजेपी हमेशा करती रही है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि बीजेपी की सत्ता की हवस इतनी ज्यादा है कि वो सत्ता प्राप्ति के लिए किसी हद तक भी गिर सकती है, किसी हद तक भी जा सकती है, संविधान के साथ में खिलवाड़ कर सकती है, देश की जनताओं की भावनाओं, आकांक्षाओं के साथ में खिलवाड़ कर सकती है। वही सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। सुप्रिया श्रीनेत ने एक बयान दिया है कि जहां उड़ीसा में लगातार जो है, असम में जो है बाढ़ ग्रसित लोग जो हैं बाढ़ से पीड़ित हो रखे हैं, लेकिन ऐसे में बीजेपी सरकार उनको प्राथमिकता ना देकर लगातार इस तरीके से विधायकों के रहने का रेडिसन ब्लू में इंतजाम कर रही है। कहीं ना कहीं इल्जाम ये लग रहा है कि जो विधायक हैं उन्हें खरीदने में, उनकी बोली लगाने में जो है बीजेपी बिजी है। नहीं, विधायक जो इल्जाम लग रहा है, इल्जाम सही होगा। दूसरी बात यह है कि आज की नई बात नहीं है। देश की जो जनता है वो चाहे सूखे से मर जाए, महंगाई से मर जाए, बेरोजगारी से मर जाए, कोरोना में मर जाए, बाढ़ में डूब के मर जाए, देश की जनता से इस सरकार का, मोदी सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी का कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको बताया, इसीलिए मैंने शब्द भूख इस्तेमाल नहीं किया कि सत्ता की भूख, मैंने शब्द इस्तेमाल किया है सत्ता की हवस। इतनी ज्यादा है कि उसके सामने बाकी सारी चीजों का कोई अर्थ नहीं है। और ये जो विधायकों की खरीद फरोख्त का या उनको ईडी के माध्यम से डराने का, ये कोई एक नया खेल नहीं है। ये तो बीजेपी की रग रग में बसा हुआ है कि सत्ता प्राप्ति के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। ईडी शब्द का आपने इस्तेमाल किया। संजय राउत कह रहे हैं कि अभी भी 20 विधायक जो हैं वो हमारे संपर्क में हैं, लेकिन ईडी का जो दबाव है वो बाकी विधायकों पर बना हुआ है। तो मैंने गलत तो नहीं कहा, मैं तो कह रहा हूं कि वो न केवल ये हैं बल्कि कई लोग हैं जो इस समय जो इनके साथ में हैं, जो एकनाथ शिंदे के साथ में खड़े रहने की जिनकी बात हो रही है, उनमें कई लोग हैं जो ईडी के रडार पर हैं, जिनको ईडी का डर दिखाकर इसमें एकनाथ शिंदे के साथ में खड़ा किया जा रहा है, या यूं कहें कि शिवसेना से तोड़ने की एक घिनौनी साजिश हो रही है। मतलब आप देखेंगे कि पूरे जब से ये 8 साल से मोदी सरकार है, मोदी सरकार ने इन पूरे 8 साल में, चाहे वो कर्नाटक का मसला रहा हो, चाहे वो आपका मध्य प्रदेश का मसला रहा हो, या कहीं का भी मसला रहा हो, इन्होंने इनकम टैक्स को, ईडी को, सीबीआई को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है, विपक्ष को तोड़ने के लिए, विपक्ष को डराने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए, और किसी भी सरकार, प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को गिराने के लिए ये एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। इसीलिए मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम जल्द ही इस वजह को पता लगाएंगे कि क्यों विधायक छोड़कर जाने की बात कह रहे हैं, और बातचीत की जाएगी। बिना बातचीत के इस
कोई भी फैसला, कोई भी निष्कर्ष नहीं लिया जाएगा? नहीं देखिए, इसमें कोई बहुत बड़ी वो बात नहीं है कि इसको क्या पता लगाना है। चाहे विधायक हो या सांसद हो, जो इधर से उधर होते हैं उसके दो तीन बहुत मोटे से कारण होते हैं। या तो उन्होंने जो बेईमानी कर रखी है, उस बेईमानी को इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई के माध्यम से डराकर, उनकी फाइल खोलकर उन्हें अपने हक में खड़े करने की बात में, साथ में उन्हें लालच, और या केवल पैसे के दम पर उन्हें खरीदने की, या उन्हें किसी मंत्री पद का लालच दिए जाने की। इसके अलावा और कहां है और इसमें कोई बहुत मोटा गणित है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीजें साफ है, इसलिए इनको सब किया जा रहा है। नितिन देशमुख, आपने डराने धमकाने की बात की है, तो नितिन देशमुख ने कहा है सूरत से भागकर वो नागपुर पहुंचे और उन्होंने कहा है कि मुझे डरा धमका कर रखा गया था, मुझे इन लोगों ने जो है कैद कर रखा था, बीजेपी वालों ने, और मैं भाग कर आया हूं और मैं ठाकरे साहब के साथ हूं। तो जब एक विधायक खुद ये कह रहा है कि भाई मैं जिस तरह से वहां से निकल के भाग के आया हूं, और मुझे तो उन्होंने तो जहां तक मैंने सुना है, उन्होंने तो ये भी कहा कि मुझे हॉस्पिटल में ले जाके इंजेक्शन लगाने की भी कोशिश की गई, मैं तो किसी तरह से वहां से बच के आया हूं। मतलब आप विधायकों को इस तरह से डराएंगे, धमकाएंगे, उनको पुलिस की कस्टडी में रखेंगे उनको, या उनको जबरदस्ती बांध के रखेंगे, ये क्या राजनीति है? मैं समझता हूं ये तो गुंडागर्दी है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। और एक चीज और ये समझने की जरूरत है, ये बड़ी मजेदार बात है कि महाराष्ट्र के विधायक गुजरात ही क्यों पहुंचे, और फिर गुजरात से भाग के गए हैं तो फिर असम ही क्यों पहुंचे? अगर बीजेपी इसके पीछे नहीं है, इस सारे खेल के पीछे, या बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, तो क्यों वो गुजरात में गए और क्यों वो असम में गए, और क्यों गुजरात और असम में उनको इतनी सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है कि जहां वो होटल में रह रहे हैं उस होटल को किले में तब्दील किया जा रहा है। साफ जाहिर है कि सारा जो खेल है ये सब बीजेपी का खेल है और कुछ नहीं है। क्या लगता है गुजरात चुनाव की तैयारी कर रही है बीजेपी? नहीं, वो तो तैयारी तो उन्होंने बहुत पहले ही, तो गुजरात की बात है, उन्होंने तो तैयारी 2024 की भी शुरू कर दी। आपने देखा नहीं, यूपी में जब प्रधानमंत्री आए थे तो कह के गए विधायकों से कि भाई 2024 की तैयारी शुरू करो, तो तैयारी तो उन्होंने 24 की शुरू कर दी। यहाँ की तो सारी सेटिंग, गुजरात की तो ईवीएम में सब कुछ उन्होंने कर दी होगी, इलेक्शन कमीशन को कह दी होगी कहाँ कहाँ कैसे कैसे कितनी सीट चाहिए, कैसे करनी है, वो सब कर लियो भाई। तो वो तो सारी कहानी है, उसमें कोई बात ही नहीं है। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जया ठाकुर जी ने अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने ये अपील की है कि इस तरीके की दल बदली जो लगातार हो जाती है, कि इलेक्शंस में जब नेता उतरते हैं तो किसी और प्रावधान के साथ उतरते, इलेक्शंस होते ही वो पार्टी बदल देते हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। अगर आप इलेक्शंस में किसी पार्टी के समर्थन में हैं तो 5 साल तक आपको उसी पार्टी में रहना चाहिए, इस तरीके की मांग की है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट रोक क्यों लगाएगी? सुप्रीम कोर्ट का क्या लेना देना है? अगर लगाना है तो आप पार्लियामेंट में कानून लेके आओ, बिल पार्लियामेंट में बिल लेके आओ, पास कराओ, उसको वहां से लगेगी ना रोक। जो दल बेदल विरोधी कानून है वो भी तो वहीं पार्लियामेंट में बना, और फिर पार्लियामेंट में ही उसमें संशोधन हुए और उसको सख्त बनाया गया। तो आप वहीं पर लेकर आओ ना, पार्लियामेंट में जहां आप बैठे हो। इसका कोर्ट का क्या लेना था? क्या कोर्ट कोई कानून बनाएगी क्या? कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है। कोर्ट का काम है कानून की व्याख्या करना, और जो कानून संविधान के विरोध में है उसको खत्म करना, और जो कानून संविधान सम्मत है उसको पास करके लागू करना। बस यही का तो काम है कोर्ट का, और क्या काम है कोर्ट का? ठाकरे साहब खुद कह रहे हैं कि एकनाथ जी से कि अगर आपको सीएम बनना है तो बन जाइए, मुझे सीएम पद से कोई भी लाभ नहीं है। नहीं, देखिए, जो उन्होंने कहा है कि भाई आप बनना चाहते हैं, या उन्होंने जिस तरह से हमने सुना है कल फेसबुक लाइव पे जो वो कह रहे हैं कि भाई अगर कोई भी शिव सैनिक आके कहता है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, मैं जो अध्यक्ष पद है उसको भी छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन कोई आके कहे तो सही। और शिंदे बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बने। हालांकि अगर आप देखें तो यही सब चीजों से, न्यूज से पता लग रही है कि जिस समय ये सरकार बनी थी, उद्धव ठाकरे जी जिस समय मुख्यमंत्री बने थे, उस दौरान भी शुरू में एकनाथ शिंदे का ही नाम आया था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन फिर अपने पार्टी के जो भी कारण रहे हों उसकी वजह से फिर खुद उद्धव ठाकरे जो हैं वो मुख्यमंत्री बने। बात देखो यही है, सब कुछ सत्ता का गेम, सब कुछ ये है कि भाई किसी को कैसे लाभ हो जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो दुखद बात यह है कि देश की जो जनता है, और इसके महाराष्ट्र के संदर्भ में अगर कहें तो महाराष्ट्र की जो जनता है, जो पिस रही है, जो महंगाई से त्रस्त है, जो इस मोदी सरकार के ऊटपटांग फैसलों से त्रस्त है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। वो मर रही है, उससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। सब सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं। या यूं कहो कि इतनी बेईमानी कर ले तो अपनी जान बचाने के लिए उसके लिए लगे हुए हैं, और कुछ नहीं है। पिस जनता रही है।
सीएम हाउस रातों रात उद्धव ठाकरे जी ने खाली कर दिया। लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अब सरकार गिर जाएगी, क्या शिवसेना अब सत्ता में नहीं रहेगी? ये देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। दोनों तरफ से बातें चल रही हैं। मेरा कुछ भी कहना इस पे ठीक नहीं है। आने वाला समय बताएगा, भविष्य बताएगा कि गिरेगी या जाएगी। क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है, कल तक तो ये भी बात थी कि 45 जो है विधायक उनके साथ में हैं। फिर जो चिट्ठी सौंपी गई है वो 34 विधायकों की सौंपी गई है, जो उनको गवर्नर को सौंपी गई है। तो समझ में ये नहीं आ रहा कि जो 45 विधायक थे तो 34 की चिट्ठी क्यों सौंपी गई है, और उनमें भी 4 वो हैं जो निर्दलीय हैं, तो बाकी जो है शिवसेना के तो 30 ही विधायक रह गए। और आज ये समझ में आ रही, सुनने में आ रहा है कि 20 जो शिवसेना के विधायक हैं जो शिंदे के साथ में, उनमें से 20 जो हैं वो शिवसेना के ठाकरे साहब के उनके संपर्क में हैं। संजय राउत जी की तरफ से शायद एक बयान आया है। तो ये सब चीजें कयास लगाई जा रही हैं। होगा क्या, हो क्या रहा है, वो हकीकत में किसी को मालूम नहीं है। ये आने वाला समय जो है उसी में पता लगेगी। क्या लगता है सर, अगर बीजेपी सत्ता में आई तो किस तरीके का जो प्रशासन काल है वो मुंबई शहर, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा? बीजेपी का प्रशासन हर जगह देख लो ना आप। क्या यूपी में है, क्या मध्य प्रदेश में है, क्या कर्नाटक में है, जहां भी है गुंडागर्दी के अलावा और क्या है? बीजेपी तो है ही इसके लिए। भाई जिस तरह से वो शासन कर रहे हैं, उन्हें लोगों की तो कोई चिंता है नहीं। उन्हें देश की स्थिति सुधरे, राज्य की स्थिति सुधरे, इससे तो उनका कोई लेना देना है नहीं। उनका तो केवल और केवल वो कितना लूट सकें और कितनी गुंडागर्दी से अपना वर्चस्व कायम करें, सिर्फ इस पे ध्यान रहता, और कुछ है नहीं। तो यही होगा। अगर वो महाराष्ट्र में भी आते हैं तो पहले भी जो हुआ है सबके सामने ही है।